हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम वाले मोदी सर। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो हमने एमएससी फिजिक्स की असाइनमेंट्स की सीरीज शुरू की थी, जिसमें हमने इससे पहले 3 असाइनमेंट्स कंप्लीट कर चुकी है। तो आज हमारी जो 4th असाइनमेंट है MPHE 026 एलिमेंट्स ऑफ रिएक्टर फिजिक्स। ठीक है, तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे, इसकी कंप्लीट वीडियो डालेंगे। तो जिसमें कि जो इसमें पार्ट ए और पार्ट बी है, दो में ये डिवाइड है। ठीक है, तो इसका पार्ट ए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए देखो, इसमें क्या बोला है कि कैलकुलेट द मैक्रोस्कोपिक स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर द नेचुरल यूरेनियम गिवन डेंसिटी बराबर दी है 18.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Percentage weight of uranium-235 in natural uranium is 0.713, the rest being uranium-238. The scattering cross-section for uranium-235 and uranium-238 isotopes being 15B and 13.8B respectively. इसमें पूछा है कि आपने मैक्रोस्कोपिक स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शनल कैलकुलेट करना है, किसका? यूरेनियम 235 का भी और यूरेनियम 238 का भी, जिसमें आपको इसने स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन भी दे रखा है, डेंसिटी भी दे रखी है और परसेंटेज वेट भी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। हमारे पास गिवन क्या क्या डेंसिटी है, परसेंटेज वेट गिवन है, परसेंटेज वेट ऑफ यूरेनियम 238 और 235 का। अब देखो ना, यहाँ पे इसने यूरेनियम 235 का दिया था 0.713%। तो बाकी किसका होगा? इसने ये भी बोला है कि रेस्ट बीइंग यूरेनियम 238, तो बाकी वापिस बचा 99.287, ये किसका होगा? यूरेनियम 235 का। ठीक है, और इसने स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन भी दे रखा है मेरे पास। ठीक है, कितना दिया है? 15 बार्न। ठीक है, और एक बार्न किसके बराबर था? 10⁻⁻24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो मेरे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और यूरेनियम 238 का कितना दिया था इसने? 13.8 बार्न दिया था, और मैं इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, और एटॉमिक वेट भी दे रखा है। ठीक है, एटॉमिक वेट किसका? यूरेनियम 235 का कितना है? 235 है, और यूरेनियम 238 का कितना होगा? 238 ग्राम पर मोल होगा। ठीक है, अब मैक्रोस्कोपिक स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है दिस। ठीक है, जहाँ पे समेशन डिनोट करता है मैक्रोस्कोपिक स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शनल, और एन क्या है? एन है मेरे पास नंबर डेंसिटी एटम, और सिग्मा एस क्या है? स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम नंबर डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे किसी भी आइसोटोप के लिए। तो फॉर्मूला क्या होता है? रो अपॉन एटॉमिक वेट, और वेट अपॉन एवोगेड्रो नंबर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये फॉर्मूला, जहाँ पे रो क्या है? डेंसिटी है यूरेनियम की, और डब्ल्यू क्या है? वेट फ्रैक्शन है आइसोटोप का, और ए क्या है? एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप, एन ए क्या है? एवोगेड्रो नंबर। ठीक है, जब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करोगे आप इक्वेशन 2 में, तो आपके पास जो नंबर डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी सबसे पहले आप यूरेनियम 235 के लिए कितनी आएगी मेरे पास? दिस। ठीक है, कैलकुलेट करोगे जब आप, और फिर यूरेनियम 238 के लिए कितनी आएगी मेरे पास? यूरेनियम 238 की नंबर डेंसिटी आएगी ये। ठीक है, अब अलग अलग यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 के लिए आपने क्या कैलकुलेट करना है? माइक्रोस्कोपिक स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले आप 235 के लिए कैलकुलेट करोगे, क्या बन जाएगा? समेशन ऑफ 235 इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ 235 और क्या है? सिग्मा एस ऑफ 235, और ये क्या है? स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, सिग्मा एस। ठीक है, तो जब आप वैल्यूज डाल दोगे, आपने नंबर डेंसिटी भी कैलकुलेट कर रखी है और इसने स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शनल दे रखा है। ठीक है, तो आप ये जो वैल्यू डालोगे इसमें, तो आपके पास लास्ट में यूरेनियम 235 का जो ये स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है कितना आ जाएगा? 1.44 पर सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आप सेम यूरेनियम 238 के लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, फिर यूरेनियम 238 के लिए भी आपके पास सेम वैल्यू, वही वैल्यू डालनी है, बस 235 की जगह 238 हो गया है। ठीक है, लास्ट में जब आप टोटल मैक्रोस्कोपिक स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालोगे, टोटल इन दोनों का सम होगा 235 और 238 का। ठीक है, तो लास्ट में मेरे पास कितना आ जाएगा? 2.53 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये सॉल्व हो गया आपका। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी।
इसमें क्या बोला है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रॉम्प्ट एंड डिलेड न्यूट्रॉन रिलीज्ड इन फिजन एंड डिस्कस देयर इंपॉर्टेंस। प्रॉम्प्ट और डिलेड न्यूट्रॉन्स के बीच में आपने क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, ठीक है। प्रॉम्प्ट का मतलब सिंपल समझो, प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन आर दोज न्यूट्रॉन रिलीज इमीडिएटली विद इन द 10⁻⁻14 सेकंड। मतलब प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन होगा जब फ्यूजन होगा ना कहीं पे भी, तो ये जो प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन होगा एकदम तुरंत निकलेगा, मतलब विद इन द 10⁻14 सेकंड, ठीक है। लेकिन अगर डिलेड न्यूट्रॉन की मैं बात करूं तो डिलेड न्यूट्रॉन, डिलेड पहले ही आपको समझ आ चुकी है ये चीज कि डिले मतलब ये कुछ टाइम बाद निकलेगा, ठीक है। आफ्टर द मेजरेबल टाइम डिले ड्यू टू द डिके ऑफ सर्टेन फ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये इसके कुछ एक डिफरेंस लिख रखे हैं मैंने, आप ये डिफरेंस देख लेना, पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएंगे ये डिफरेंस, ठीक है। बस इतना थोड़ा याद रखना कि प्रॉम्प्ट में क्या होता है, तुरंत न्यूट्रॉन निकल जाता है फ्यूजन प्रोसेस के दौरान, ठीक है। लेकिन डिलेड न्यूट्रॉन कौन सा होता है, ये कुछ टाइम बाद निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत टकरा जाता है, ठीक है, डीके ऑफ सर्टेन फ्यूजन प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब कुछ टाइम बाद न्यूट्रॉन जब फ्यूजन प्रोसेस होगा तो ये और कुछ लेट, थोड़ा लेट डिले हो जाएगा न्यूट्रॉन वहां से निकलने के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये डिफरेंस, आपने लिख लेना ये डिफरेंस, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस देखते हैं, इंपॉर्टेंस प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन की। प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनिंग द चेन रिएक्शन इन सस्टेनिंग क्रिटिकली, ठीक है। मतलब चेन रिएक्शन को मेंटेन करने के लिए इसका क्या होता है, प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन, क्योंकि ये जल्दी निकल जाता है और चेन तो हमारे पास लॉन्ग चेन बनती है ना, तो उस तरह क्या है, मेंटेन करके रखेगा ये किसको, चेन रिएक्शन को। डिलेड न्यूट्रॉन किसके लिए ये बेनिफिशियल है, किसके लिए, रिएक्टर कंट्रोल एंड सेफ्टी। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसमें जो रॉड लगी तो उसके जो ऑपरेशन होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के, तो उसको कंट्रोल करने के लिए डिलेड न्यूट्रॉन। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर है वो लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो उसमें जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन आराम आराम से फ्यूजन प्रोसेस में वहां से फ्यूजन में आराम से निकलेगा न्यूट्रॉन। तो उसके चक्कर में क्या है, उस जो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो कंट्रोल रॉड है उसको क्या है, उसको कंट्रोल कर सकता है ये, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सी। द एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस पर फ्यूजन इज 2.5। What would happen in a second if every neutron released in fission causes another fission? Assume a generation time of 0.1 सेकेंड। आपको एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी दिए और जनरेशन टाइम भी दे रखा है, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है कि तब क्या होगा इन अ सेकेंड जब एवरी न्यूट्रॉन रिलीज होगा फ्यूजन से, कॉजेज अनदर फ्यूजन। जब एक न्यूट्रॉन रिलीज होगा एक फ्यूजन से और वो न्यूट्रॉन दूसरा फ्यूजन करेगा। आप लोगों ने देखा होगा न्यूक्लियर फ्यूजन में, ठीक है, जैसे एटम बम हो गया मेरे पास, ठीक है, तो उसमें एक न्यूट्रॉन निकलता है, फिर वो लंबी चेन बनती है, लॉन्ग चेन, ठीक है। तो एटम बम भी क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। तो आप इसमें यही कैलकुलेट करना है हमने। अब एवरेज नंबर ऑफ मेरे को दे रखा है इसमें, और जनरेशन टाइम भी मेरे को दे रखा है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है न्यूट्रॉन पॉपुलेशन ग्रोथ निकालने का, एन बराबर है एन नॉट वी की पावर एन, ठीक है। जहां पे एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आफ्टर एन जनरेशन, और वी क्या है, एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पर फ्यूजन, ठीक है। मतलब एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पर फ्यूजन, और एन क्या है, नंबर ऑफ जनरेशन। एन नॉट क्या है, इनिशियल न्यूट्रॉन, जो शुरू में न्यूट्रॉन हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले हम नंबर जनरेशन निकालेंगे। तो नंबर जनरेशन इन 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा मेरे पास टाइम हो जाएगा एन बराबर है टोटल टाइम अपॉन जनरेशन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल टाइम कितना है, 1 है, जनरेशन टाइम कितना है, 0.1 है, ठीक है। तो टोटल टाइम तो 1 ही होगा ना मेरे पास 1 सेकेंड में, और जनरेशन टाइम इसने मेरे को 0.1 दे रखा है, तो कितनी हो जाएगी, 10 जनरेशन आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब आपने क्या निकालना, इनिशियल न्यूट्रॉन हमने एज्यूम कर लिया कि मान लो 1 है, ठीक है। अब न्यूट्रॉन पॉपुलेशन आफ्टर द जनरेशन क्या निकलेगा मेरे पास, एन बराबर है एन नॉट वी की पावर एन, और वी कितना निकाला है हमने, वी कितना दिया इसने 2.5, और एन हमने जनरेशन निकाल दिया 10, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास एन की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा मेरे पास कितना आएगा, 9536.75। तो टोटल एनर्जी रिलीज्ड ईच फ्यूजन अराउंड कितनी, अब एक फ्यूजन जब होता है तो कितनी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो मेरे पास टोटल फ्यूजन कितना है, 9536.74 है। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई तो करूंगा इसके साथ, ठीक है। तो मेरे पास ये टोटल एनर्जी आ जाएगी यहाँ, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का डी का फर्स्ट पार्ट क्या बोला इसने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लोइंग डाउन डेंसिटी एंड फ्लक्स ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। और दूसरा क्या बोला, इफ द रेफरेंस न्यूट्रॉन एनर्जीज
10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द लेथर्जी एट 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब लेथर्जी क्या होती है इसको भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लोइंग डाउन डेंसिटी एंड फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्लोइंग डाउन डेंसिटी क्या होती है? इट इज रेफर टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इन अ गिवन एनर्जी रेंज दैट आर अंडर गोइंग द प्रोसेस ऑफ स्लोइंग डाउन। मतलब ये एक प्रकार की क्या है, नंबर ऑफ स्लोइंग डाउन डेंसिटी है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब सिंपल, जितने न्यूट्रॉन निकलेंगे पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को क्या बोलते हैं? स्लोइंग डाउन डेंसिटी बोलते हैं। आप समझ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लेना, ये 2-3 पॉइंट्स लिखे हैं, ये इसको समझ आ जाएंगे आपको ये। ठीक है, अब फ्लक्स न्यूट्रॉन के बारे में बताता हूँ। फ्लक्स न्यूट्रॉन में कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पासिस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ऊपर वाले में पर यूनिट वॉल्यूम है और फ्लक्स ऑफ न्यूट्रॉन में क्या है? पर यूनिट एरिया। आपने फ्लक्स भी पढ़ा होगा +1 +2 या बीएससी में पढ़ा होगा। फ्लक्स क्या होता है? जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं मान लो, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्स क्या होता था? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस। तो यहाँ पे भी न्यूट्रॉन का फ्लक्स इतना है पर यूनिट एरिया से, और जो डेंसिटी है वो पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो आप देख सकते हो, ये लिख लेना आपने ये चीजें ना। ठीक है, आप लोग समझ आ जाएगी। अब लेथरेजी की बात करते हैं, सेकंड पार्ट। लेथरेजी क्या होती है? ये एक प्रकार की एनर्जी है। ठीक है, लेकिन इसको डिफाइंड कैसे करते हैं? इट इज द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ द रेशियो ऑफ द रेफरेंस न्यूट्रॉन एनर्जी टू द लोअर एनर्जी। मतलब रेफरेंस न्यूट्रॉन एनर्जी का मतलब है एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी, या फिर जहां पे रेफरेंस लिया है मैंने। ठीक है, मतलब ई नॉट इनिशियल एनर्जी हो सकती है और एक लोअर एनर्जी होगी, उसका रेशो, उसी को क्या बोलते हैं? लेथर्जी बोलते हैं। ठीक है, जहां पे अब इसने दिया था मेरे को, क्या दिया था क्वेश्चन में, देखना आपने, रेफरेंस न्यूट्रॉन एनर्जी दी थी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मेगा कितना होता है? 10⁶। और लोअर एनर्जी E1 कितनी दी थी? 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको भी कन्वर्ट कर दिया। और E2 कितनी है? 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पहले से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट है। ठीक है, अब जब आप सबसे पहले इस पे तो 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आप जब लेथर्जी निकालोगे तो आपने सिंपल वैल्यूज पुट कर देनी है इस फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, दूसरे के लिए भी तो आपके पास ये अप्रोक्सीमेट 19.5 दूसरी आ जाएगी, और फर्स्ट कितनी आई है आपके पास? या ये 3.91। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते थे यहाँ से। ठीक है, अब देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 1 का ई। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रीडिंग एंड डबलिंग टाइम एंड डिस्क्राइब हाउ अबंडेंट फर्टाइल एक्टिनाइट्स कुड बी कन्वर्टेड टू एक्सीलेंट फिजिबल एक्टिनाइट। सिंपल, इसने पूछा है कि आप ब्रीडिंग एंड डबलिंग टाइम का कॉन्सेप्ट बताओ, और ये बताओ कि जो अबंडेंट फर्टाइल एक्टिनाइट्स है वो कन्वर्ट होता है किसमें? एक्सीलेंट फिजाइलिटी। आपने बताना है। ठीक है, अब ब्रीडिंग क्या होता है? ब्रीडिंग इज अ प्रोसेस इन अ न्यूक्लियस रिएक्टर वेयर फर्टाइल आइसोटोप सच एज, फर्टाइल मतलब जो स्टार्टिंग में जो इनिशियल आइसोटोप है, जब तक इसका फिजन नहीं हुआ है। ठीक है, यूरेनियम 235 और थोरियम 232 absorb neutron and undergo nuclear reaction to transform into fissile isotope like plutonium 239 and uranium 233। ठीक है, मतलब सिंपल है, ब्रीडिंग का मतलब है जो एक फर्टाइल आइसोटोप होगा, जब वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा तो किस में बदलेगा? दूसरे फॉर्म में। मतलब जो दूसरे फॉर्म में जब मेरे पास कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलेगा वो फिजाइल आइसोटोप होगा मेरे पास। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो आप, यहाँ पे यूरेनियम 238 था, इसने एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब किया, ये बदल गया किसमें? प्लूटोनियम 239 में। 238 + 1 239। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ब्रीडिंग। ठीक है, अब डबलिंग टाइम, it is defined as the time required for the amount of feasible material produced in a reactor to double। मतलब जो फिजिबल मटेरियल प्रोड्यूस्ड हो रहा है ना, उस टाइम जो टाइम नोट करेंगे वो डबल हो जाएगा, उसी को डबलिंग टाइम बोलते हैं। ठीक है, शॉर्टर डबलिंग टाइम इंडिकेट एफिशिएंट कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल टू फिजिबल मटेरियल विच इज क्रिटिकल फॉर सस्टेनेबल रिएक्टर ऑपरेशन। मतलब एक शॉर्टर डबलिंग टाइम क्या इंडिकेट करता है? ये एफिशिएंट है कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल टू फिजाइल मटेरियल के लिए। ठीक है, सिंपल ये चीज लिखी है। अब कन्वर्जन करना है फर्टाइल एक्टिनाइड्स को फिजाइल एक्टिनाइड में। ठीक है, तो ये मैंने कन्वर्जन आपको बता दिया है, सिंपल, न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा। ये वाला मेरे पास फर्टाइल जो लिखा है, आप यही समझा देता हूँ मैं ये चीज, ये लिख के आपने देख लेना। ये यूरेनियम
235 था मेरे पास, ये फर्टाइल एक्टिनाइड है अभी, ठीक है। अब इसने एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब किया, क्या बन गया, प्लूटोनियम 239, ये आ गया मेरे पास फिसाइल एक्टिनाइड्स, ठीक है। वैसे अगर मैं थोरियम की बात करूं, एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब किया, क्या बन गया, U232, तो ये क्या बन गया मेरा, फिसाइल एक्टिनाइड लगा। तो ये आप कन्वर्जन कर सकते हो यहाँ पे, ये भी कंप्लीट हो गया। अब चलते जरा क्वेश्चन नंबर 2 का ए पे। इसमें क्या पूछा है कि डिफाइन लैब एंड सीएम कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज्ड टू स्टडी द काइनेटिक्स ऑफ द टू बॉडी कोलिजन, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन आफ्टर द कोलिजन इन लैब सिस्टम। दो सिस्टम होते हैं मेरे पास, एक लेबोरेटरी सिस्टम, एक सेंटर ऑफ मास सिस्टम। तो पहले तो इनको डिफाइन करना है। अब लेबोरेटरी फ्रेम सिस्टम क्या होता है, इन द लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस टारगेट इज एट रेस्ट बिफोर कोलिजन एंड is approaches by the incident neutron. Stationary observer is external to the colliding masses. After collision target acquired some speed due to energy sharing. मतलब शुरू में जब कोलिजन होगा, बिफोर कोलिजन, वहां पे एक तो पार्टिकल आपका मोशन में होगा और एक रेस्ट में होगा, ठीक है, बिफोर कोलिजन। जब कोलिजन होगा उसके बाद वो दोनों क्या आएंगे, मोशन में आएंगे, उसी को क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी फ्रेम सिस्टम बोलते हैं। अब सेंटर ऑफ मास सिस्टम क्या होता है, the center of mass of the neutron and nucleus is considered to be rest, ठीक है। अब न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस का जो सेंटर ऑफ मास हो रेस्ट में माना आपने, एंड बोथ न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियस मूव टूवर्ड इट, द ऑब्जर्वर in the center of mass system, which is always the imaginary lines joining the two bodies before collision, they approach each other and after collision they move away in different direction। मतलब सिंपल है, शुरू में न्यूट्रॉन का और जो रेस्ट न्यूक्लियस है उसके जो बीच का मास होगा, उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो रेस्ट में होगा, लेकिन जब कोलिजन होगा उसके बाद दोनों पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे, उसी को सीएम सिस्टम बोलते हैं। सिंपल ये चीज है यहाँ पे, ठीक है। अब एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे, ये न्यूट्रॉन था, ये टारगेट है रेस्ट में, जो थ्योरी लिखी है। अब ये जब ये तो रेस्ट में, अभी जब ये इससे टकराएगा, ये कैसा है, मेरे पास 2 डायमेंशनल क्या है, कोलिजन है, ठीक है। जब इससे टकराएगा तो ये इस वेलोसिटी में भागेगा, m स्मॉल मास और ये m कैपिटल मास, ठीक है। आप लोगों ने कोलिजन पढ़ा था 2 डायमेंशनल, +2 में भी पढ़ा है और आपने बीएससी में भी पढ़ा है, तो ये आप कर लोगे यहाँ से, ठीक है। अब सिंपल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना है, फिर कंजर्वेशन ऑफ क्या लगाना है, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लगाना है। तो यहाँ से जो लास्ट में आपके पास काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ये मिलेगी आपको, क्या मिलेगी, हाफ m vn स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी E नॉट m माइनस m प्लस m का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो E नॉट क्या है, काइनेटिक एनर्जी E नॉट, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है न्यूट्रॉन की, ठीक है। तो आप लोगों ने कर लेना इस चीज को, ये कर लोगे आप लोग, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें, जो कोलिजन होता है तो उस टाइम क्या मोमेंटम कंजर्व होता है और एनर्जी कंजर्व होती है, ठीक है। तो ये आप कंप्लीट कर चुके होगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का बी देखते हैं। A 2.6 mega electron volt neutron collides with hydrogen. Calculate the probability that the energy of neutron is within the energy range 0.63 and 0.75 mega electron volt. After collision P, if a neutron loses the 0.75 mega electron volt in lab system, what is the scattering angle in सीएम सिस्टम। आपने स्कैटरिंग एंगल निकालना है, इसमें कुछ टर्म दे रखी है, जैसे इनिशियल न्यूट्रॉन एनर्जी कितनी है, 2.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी रेंज आफ्टर कोलिजन कितना दिया है, E1, ये E2 भी आपको दे रखा है, टारगेट इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 1 EM मान के चलते हैं, ठीक है। अब आपने फॉर्मूला याद रखना है कि द एनर्जी रेंज फॉर्मूला फॉर इलास्टिक स्कैटरिंग, द एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन आफ्टर कोलिजन इज बाउंडेड दिस, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, सिंपल चीज, ठीक है। अब ए कितना है, 1 है, क्योंकि एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, तो ये फॉर्मूला किस में बन जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। जहाँ पे थीटा क्या है, स्कैटरिंग एंगल इन सीएम सिस्टम। अब कॉस थीटा यहाँ से कितना आएगा, जब यहाँ से आप कॉस थीटा निकालोगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद स्कैटरिंग एंगल ही आपने निकालना है, मतलब कॉस थीटा ही तो निकालना है आपने, तो कॉस थीटा निकालोगे जब आप वैल्यू पुट करोगे इसकी ई और ई नॉट की, फिर आपके पास कॉस थीटा कितना आएगा, माइनस के कितना आएगा आपके पास, माइनस के 0.515, ठीक है। ये तो आएगा किसके लिए, ये आएगा मेरे पास 0.63 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए, लेकिन अब 0.75 भी इसके लिए भी इसने एंगल निकालने को बोला है, तो ये कितना आएगा मेरे पास, माइनस के 0.423। अब निकालनी है आपने प्रोबेबिलिटी दैट एनर्जी न्यूट्रॉन विद द टाइम एनर्जी, किसके बीच में प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, जो एंगल आपके पास स्कैटरिंग एंगल निकला है
उसको डिवाइड करना 2 के साथ, दिस इज द फॉर्मूला। तो आप प्रोबेबिलिटी भी निकाल लोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करना 100, परसेंटेज में निकलती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 4.6%। तो ये भी कंप्लीट हो गया, प्रोबेबिलिटी आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब निकालना है स्कैटरिंग एंगल इन सीएम सिस्टम। स्कैटरिंग एंगल का फॉर्मूला तो आपको ये पता ही है, ठीक है। अब चेंज इन एनर्जी क्या होगी मेरे पास, ई नॉट माइनस ई एम, जो इनिशियल है और जो फ्यूजन के टाइम यूज हो चुकी है, ठीक है। तो अब यहाँ से डेल्टा ई बराबर कितना आएगा, जब आप ई एफ की वैल्यू, ये न्यूट्रॉन फाइनल एनर्जी है मेरे पास, ठीक है, जो फ्यूजन के दौरान, कोलिजन के दौरान हुई है, ठीक है। तो जब आप पुट करोगे तो आपका डेल्टा ई आ जाएगा यहाँ पे, सिंपल ये चीज आ जाएगी। फिर आप जब ई नॉट की यहाँ से कॉमन ले लोगे, फिर आपके पास ये टर्म मिल जाएगी आपको, ठीक है। फिर उसके बाद डेल्टा ई कितना आएगा आपको, ई नॉट बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा। फिर आपने डेल्टा ई की जगह कितना डालना है, 0.75 मेगा इलेक्ट्रॉन, ये दिया था आपको यहाँ से। फिर आप यहाँ से थीटा कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा मेरे पास थीटा, स्कैटरिंग एंगल कितना आएगा, कॉस इनवर्स 0.423, इसको अप्रोक्स करेंगे तो 65 डिग्री। तो ये स्कैटरिंग एंगल आ गया किसमें, सेंटर ऑफ मास सिस्टम में, ठीक है। तो ये भी आप कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सी, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज लॉगरिथम एनर्जी डिस्क्रीमेंट पर कोलिजन, hence show that for large mass number it is independent of energy. Using this formula plot average logarithmic energy decrement for different nuclides of mass number m। आपने लॉगरिथम एनर्जी निकालनी है, ठीक है, एवरेज लॉगरिथम एनर्जी डिक्रीमेंट, ठीक है। सिंपल चीज है, जब भी आप स्लोइंग डाउन ऑफ न्यूट्रॉन की स्टडी करते हैं तो उसमें एवरेज वैल्यू ऑफ द डिक्रीज इन नेचुरल लॉगरिथम ऑफ न्यूट्रॉन एनर्जी पर कोलिजन, द एवरेज लॉगरिथम एनर्जी डिक्रीमेंट, जिसको डिनोट करते हैं जाई से, इफ ई एंड ई डैश आर द रिस्पेक्टिवली द एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, द चेंज इन लेथ एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, डेल्टा यू बराबर माइनस के एल एन ई अपॉन ई डैश, ठीक है। अब यहाँ से एवरेज निकालनी है, एवरेज निकालने के लिए क्या लेना पड़ेगा, इसका बार लेना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो वही मेरे पास क्या होती है, एवरेज लॉगरिथम एनर्जी डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ से निकालोगे आप तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास, ये डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है। अब शुरू में ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। और अल्फा ई से ई तक क्या है आपके पास, लिमिट है इसमें, ठीक है। अब डेल्टा यू की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास ये चीज है, और पी ई से ई डैश क्या है, प्रोबेबिलिटी है स्कैटरिंग की, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या गया, ये प्रोबेबिलिटी जब आप देखोगे तो एंगल थीटा से थीटा प्लस डी थीटा है। तो जो स्कैटरिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो रेंज कहाँ से है, अल्फा ई से ई की तरफ। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है कितना होता है, 1/1 माइनस अल्फा ई, ये भी आपने याद रखना है। जहाँ पे अल्फा क्या होता है, अल्फा a-1 a+1 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी होती है दैट कैन बी लॉस्ट बाय द न्यूट्रॉन इन सिंगल इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, ये मेजर करता है उसको। अब आपने क्या है, तीसरी और किसकी तीसरी इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन 2 में डालोगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है आपने, रिवर्स द लिमिट। अगर आप इसको रिवर्स करोगे मतलब ई को नीचे लाओगे अल्फा ई को, तो ये फंक्शन भी क्या है, फंक्शन भी उल्टा हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये वाला ये फंक्शन भी उल्टा हो जाएगा, ये भी ऊपर ई डैश ऊपर जाएगा, ई नीचे आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। बस नेगेटिव का साइन आएगा, क्यों, क्योंकि जब भी लिमिट को रिवर्स करते तो साइन नेगेटिव का आता है, आप लोगों ने पढ़ रखा है मैथमेटिक्स में भी, ठीक है। तो यहाँ से ये रिवर्स हो गया मेरे पास, तो एल एन ई डैश अपॉन ई डेल ई डैश, ये कॉमन आ गया बाहर, यहाँ से ये बाहर निकाल दिया क्योंकि ये कांस्टेंट है मेरे पास, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन 5 मान लिया, ठीक है। इसके बाद जो मेरे पास इंट्रोड्यूस चेंज इन वेरिएबल को चेंज कर रहा हूँ, लेट एक्स को मैंने मान लिया, क्या मान लिया, ई डैश अपॉन ई। तो डी एक्स अपॉन डी डैश कितना आएगा मेरे पास, 1 अपॉन ई, डिफरेंशिएशन करके। तो यहाँ से डी ई डैश कितना हो गया, ई डी एक्स। तो डी ई डैश की जगह ई डी एक्स मैंने पुट कर दिया उस इक्वेशन में, ठीक है। अब यहाँ से ई बाहर आ जाएगा, ई से ई कैंसिल, अंदर क्या बचेगा, एल एन एक्स बचेगा, और ई डैश अपॉन ई को मैंने एक्स माना है, ठीक है। और यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है एल एन एक्स डी एक्स का कितना होता है, एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स, ठीक है। ये लॉग का ये फंडामेंटल ये इंटीग्रेशन है इसका, ठीक है। तो जब आप इसको पुट करोगे, अब अपर लिमिट कितनी है, अल्फा है, और लोअर लिमिट 1 है, ठीक है। अपर लिमिट अल्फा है 1, जब आप वेरिएबल चेंज करोगे तो हमने लिमिट भी चेंज कर दी, लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट अल्फा है। जब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दोगे तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लास्ट में कितना आएगा आपके पास, ये यहाँ पे आ जाएगी इक्वेशन
दिस, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू आपको पता है शुरू में क्या होती है, a-1 का स्क्वायर अपॉन a+1। जब इसकी वैल्यू को आप इक्वेशन 7 में पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लास्ट में आपके पास जो स्कैटरिंग है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो कितनी आएगी मेरे पास, ये जब आप पुट करोगे इसमें, फिर इसको सॉल्व करोगे आप, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, देख लेना आपने, छोटी सी कैलकुलेशन है ये। इसको जब आप सॉल्व कर दोगे तो लास्ट में आपके पास कितना आएगा, दिस, ये टर्म मिलेगी आपको, ठीक है। और यही क्या है, अब यहाँ से आप नोट कर सकते हो कि जो जाई है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये एनर्जी के ऊपर तो इंडिपेंडेंट है, तो जब एनर्जी के ऊपर इंडिपेंडेंट है ये, तो अब ई फॉर वेरियस मास नंबर जो ये होगा मेरे पास, सच एज हाइड्रोजन, कार्बन, यूरेनियम, द प्लॉट द शो इन डिक्रीजिंग इन द, सिंपल चीज है, जो एवरेज लॉगरिथम एनर्जी है, जब इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो मास नंबर क्या होगा, मास नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। एज ए इंक्रीज, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो ए मास नंबर, मतलब ये डायरेक्टली जो ई है वेरियस मास नंबर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के है, ठीक है। सिंपल ही चीज देख सकते हो आप, ये ग्राफ देख सकते हो आप यहाँ पे प्लॉट किया हुआ, ठीक है। जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या है, इसकी जो ये एवरेज लॉगरिथम एनर्जी डिक्रीमेंट है वो डिक्रीज हो रहा है नीचे को, लेकिन अगर मास नंबर डिक्रीज होगा तो इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये ग्राफ था इसके बीच में, ठीक है। तो ये भी आप कर लोगे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का डी। इफ अ 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूट्रॉन इज कोलाइड विद यूरेनियम 238 न्यूक्लियाइड्स, कंपेयर द एवरेज एनर्जी लॉस ऑफ न्यूट्रॉन इफ दे अंडरगो इनइलास्टिक स्कैटरिंग एंड इलास्टिक स्कैटरिंग। आपने क्या निकालना है, कंपेयर करना है एवरेज एनर्जी लॉस को, किसमें, इनइलास्टिक में भी और इलास्टिक में। आपको 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूट्रॉन दिए जो कोलाइड हो रहे हैं किसके साथ, यूरेनियम के साथ, ठीक है। सिंपल न्यूट्रॉन की इनिशियल एनर्जी आपको दे रखी है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टारगेट न्यूक्लियाई का मास कितना है, 238 है। अब एवरेज लॉस इन इनइलास्टिक स्कैटरिंग में देखते हैं। जब भी इनइलास्टिक स्कैटरिंग होगा तो पार्ट ऑफ न्यूट्रॉन एनर्जी ट्रांसफर टू एक्साइट द टारगेट न्यूक्लियस विद सब्सिक्वेंटली एमिट्स गामा रेज। तो ये जो टारगेट न्यूक्लियस से क्या एमिट करेगा, गामा रेज को एमिट करेगा, ठीक है। द फ्रिक्शन ऑफ एनर्जी लॉस डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक एक्साइटेशन एनर्जी लेवल ऑफ द न्यूक्लियस। तो जो इसका फ्रैक्शन एनर्जी का वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, जो एनर्जी लेवल होगा न्यूक्लियस का, ठीक है। अब यहाँ से 4 हैवी न्यूक्लियर यूरेनियम 235, एक्साइटेशन एनर्जी टिपिकली कितनी होती है, 1 से लेकर 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है, ठीक है। तो जो ई फाइनल आएगी कितनी आएगी, ई नॉट माइनस ई एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। तो गिवन ई नॉट कितना दिया है, 10 है, और यूरेनियम 235 के लिए जो एक्साइटेशन एनर्जी होगी कितनी होगी, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपने याद रखनी है। तो मेरे पास यहाँ से फाइनल एनर्जी कितनी आ जाएगी मेरे पास, जब मैं कैलकुलेट करूंगा यहाँ से कितनी आएगी, 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अप्रोक्सीमेट एनर्जी लॉस, अब एनर्जी लॉस का फॉर्मूला कितना होगा, तो डेल्टा ई होगा, चेंज ई नॉट माइनस ई एफ, ई फाइनल में कुछ एक लॉस आएगा, ठीक है। अब 10 में से 9 गया तो लॉस कितना है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लॉस आ गया, ये आपने फॉर्मूला रखना है लॉस के लिए, ठीक है। अब यहाँ से इलास्टिक के लिए भी कैलकुलेट करते हैं। अब इलास्टिक के लिए जो फॉर्मूला होता है एनर्जी लॉस का, दैट इज ई नॉट 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है लॉस के लिए, ठीक है। अब ई नॉट तो दिया था, ए बी 238 है, डेल्टा इलास्टिक कैसे आएगा मेरे पास, सिंपल आप ई नॉट की वैल्यू डालोगे, और ए क्या है, मास नंबर है, और 238 है, तो पुट कर दोगे आप लोग लास्ट में, डेल्टा इलास्टिक कितना आएगा आपके पास, 0.083 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया है मेरे पास पार्ट ए। अब डिस्कस करते हैं जरा पार्ट बी। पार्ट बी में देखें अगर हम, तो इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए देखते हैं। डिफाइन एंगुलर न्यूट्रॉन फ्लक्स एंड एंगुलर करंट डेंसिटी। द न्यूट्रॉन फ्लक्स एट अ पर्टिकुलर लोकेशन is a reactor core is 1 into 10 की पावर 14 न्यूट्रॉन पर सेंटीमीटर square per second. What is the average density of the thermal neutron at the same location in core? आपने एवरेज डेंसिटी निकालनी है थर्मल न्यूट्रॉन की, जहां पे आपको वैल्यूज दे रखी है, ठीक है। अब एंगुलर न्यूट्रॉन फ्लक्स क्या होता है, एंगुलर न्यूट्रॉन फ्लक्स फाई इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रॉन स्पीड एंड एंगुलर न्यूट्रॉन डेंसिटी। वो किसका होता है, न्यूट्रॉन, जो एंगुलर न्यूट्रॉन फ्लक्स है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है किसका, वी क्या है, न्यूट्रॉन स्पीड, एन क्या है, एंगुलर न्यूट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। ये जो चीजें है कि आर क्या है, स्पेस टाइम है, स्पेस डायरेक्शन, ये जो ओमेगा है, ई स्पेसिफिक एनर्जी है, ठीक है।
एंगुलर करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, इट इज रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ न्यूट्रॉन और डायरेक्शनल कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रॉन फ्लक्स, ठीक है। और ये एंगुलर करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है J बराबर है इंटीग्रल ओमेगा ओमेगा फाई, ठीक है, और डी फाई, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। एवरेज डेंसिटी ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन अब निकालेंगे, तो जहां पे न्यूट्रॉन फ्लक्स कितना दिया है मेरे पास, ये चीज दे रखी है, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन की कितनी होती है, 2.2 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 2.2 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, कैलकुलेट करोगे जब आप, याद रखनी है। अब यहाँ से क्या है, रिलेशन बिटवीन न्यूट्रॉन फ्लक्स एंड न्यूट्रॉन डेंसिटी के बीच में रिलेशन होता है फाई बराबर है Vn, अभी हमने पढ़ा ऊपर, ठीक है। यहाँ से आप न्यूट्रॉन डेंसिटी निकाल सकते हो फाई अपॉन वी, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप पुट करोगे, फाई की वैल्यू कितनी दी थी फ्लक्स की, 1 इंटू 10⁴, और एवरेज वेलोसिटी कितनी थी मेरे पास, 2.2 इंटू 10⁵, तो आपके पास यहाँ से एवरेज डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे, सिंपल चीज, ठीक है। तो ये भी हो गया मेरे पास। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का भी, इसने क्या बोला है, राइट द बेसिक एजम्पशन मेड टू ड्राइव द ट्रांसपोर्ट इक्वेशन, हेंस ड्राइव द बोल्ट्जमैन ट्रांसपोर्ट इक्वेशन फॉर द मल्टीप्लाइंग सिस्टम इन टर्म ऑफ न्यूट्रॉन फ्लक्स। सबसे पहले तो आपने एजम्पशन बताने हैं किसके, ट्रांसपोर्ट इक्वेशन के, ठीक है। तो एजम्पशन तो सिंपल है, न्यूट्रॉन का मोशन, इंटरेक्शन। अब न्यूट्रॉन का मोशन कैसे होगा इसमें, क्लासिकल पार्टिकल हुज मोशन डिटरमाइन द इंटरेक्शन विद मीडियम, ठीक है। मतलब न्यूट्रॉन का मोशन कैसे होगा, जब इंटरेक्ट करेगा ये किसी मीडियम के साथ, ठीक है। तो ये एजम्पशन आपने पढ़ लेने, ये देख लेना आपने ये एजम्पशन, ठीक है, ये आपने पढ़ लेना। अब चलते जरा डेरिवेशन ऑफ बोल्ट्जमैन ट्रांसपोर्ट इक्वेशन पे, ठीक है। अब यहाँ से डेरिवेशन निकालने, द बोल्ट्जमैन इक्वेशन डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द न्यूट्रॉन मल्टीप्लाइंग सिस्टम, द जनरल फॉर्म। ये आपने जनरल फॉर्म याद रखनी है बोल्ट्जमैन इक्वेशन की, ठीक है। ये इक्वेशन याद रखनी है आपने इसमें, ठीक है। जहाँ पे फाई क्या है, एंगुलर न्यूट्रॉन फ्लक्स है, ओमेगा क्या है, डायरेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन फ्लक्स है, समेशन टी क्या है, टोटल मैक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन है, समेशन एस क्या है, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, एस क्या है, न्यूट्रॉन सोर्स टर्म है, और ओमेगा डी डाइवर्जेंस ऑफ फाई क्या है, स्ट्रीमिंग टर्म रिस्पेक्टिंग न्यूट्रॉन मूविंग इन डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ से स्ट्रीमिंग टर्म, ये सारी टर्म मैंने एक्सप्लेन, जो जो यहाँ पे टर्म ली है ना, ये सारी टर्म एक्सप्लेन की हुई है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो आपने यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, मल्टीप्लाइंग सिस्टम की बात करूं मैं, तो प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन ड्यू टू फ्यूजन इज इंक्लूडेड द सोर्स टर्म बिकम। अब ये सोर्स टर्म का फॉर्मूला याद रखना है आपने मल्टीप्लाइंग सिस्टम के लिए, ठीक है। ये वाली टर्म में जहां पे E क्या है, एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ फ्यूजन न्यूट्रॉन, V क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस पर फ्यूजन, और समेशन ऑफ क्या है, फ्यूजन क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब जब आप ये सोर्स की वैल्यू, ये S की वैल्यू जब आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे, इक्वेशन 1 जो मैंने बताई है, ठीक है, शुरू में ही, तो उसमें आपके पास ये टर्म आ जाएगी, जब आप पुट करोगे तो ये चीज आपके पास आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन गई मेरे पास, क्या बन गई, दिस इज द इक्वेशन गवर्न न्यूट्रॉन बिहेवियर इन मल्टीप्लाइंग सिस्टम, ठीक है। सिंपल सोर्स था ना, जहाँ पे सोर्स की इक्वेशन मेरे को पता है, सोर्स की इक्वेशन ये होती है मल्टीप्लाइंग सिस्टम में, तो वहां पे एस की जगह ये पुट करना था बस, ये सिंपल चीज, और आपके पास पूरी ट्रांसपोर्ट इक्वेशन आ जाती है आपके पास, ठीक है। सिंपल आप देख लेना, इसको करके एक बार ट्राई करके देख लेना खुद भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सी, यूजिंग स्फेरिकल हार्मोनिक मेथड फॉर अ नॉन मल्टीप्लाइंग वन डायमेंशनल प्लेन ज्योमेट्री, राइट द एग्जैक्ट इनफाइनाइट कपल्ड इक्वेशन, hence for the large non absorbing system obtain equation under P1 approximation, discuss the limitation of PNN। सिंपल एक स्फेरिकल हार्मोनिक मेथड का आपने यूज करना है, और नॉन मल्टीप्लाइंग वन डायमेंशनल प्लेन ज्योमेट्री, जिसमें कि आपने फाइंड करना है कपल्ड इक्वेशन, एग्जैक्ट इनफाइनाइट कपल्ड इक्वेशन फाइंड करनी है, किसके लिए, नॉन एब्जॉर्बिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। और आपने फिर P1 अप्रोक्सीमेशन भी फाइंड करना है, और Pn की अप्रोक्सीमेशन की आपको लिमिटेशन बतानी है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये एग्जैक्ट, जो ये एग्जैक्ट कपल्ड इक्वेशन है, ये याद रखनी है आपने, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी पे सारा बेस है, ठीक है। जहाँ पे जो फाई एन क्या है, एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, समेशन क्या है, टोटल मैक्रोस्कोपिक इक्वेशन है, समेशन ऑफ एस एन क्या, स्कैटरिंग कोएफिशिएंट फ्रॉम ई डैश टू ई, ठीक है। इसको आप याद कर लोगे ये चीजें, ठीक है। अब P1 अप्रोक्सीमेशन की जब भी बात आएगी ना, ध्यान रखना, तो P1 अप्रोक्सीमेशन कहां से होगा, n इज इक्वल टू 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है। अब आपने P1 अप्रोक्सीमेशन इक्वेशन निकालनी है ना, तो एक बारी n की जगह 0, इस इक्वेशन में एक बारी n की जगह 0 और एक बारी n की जगह 1 डालोगे आप, ठीक है।
तो बस वो P1 अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है, देख सकते हो आप यहाँ पे n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, ठीक है। n इज इक्वल टू 0 के लिए आपके पास जो P1 अप्रोक्सीमेशन इक्वेशन आएगी वो आएगी ये यहाँ पे, ठीक है। और आप उसके बाद n इज इक्वल टू 2 के लिए अब 1 ही लेना है आपने, ऑर्डर अब देखना है यहाँ पे आपके पास 2 भी आएगा एक जगह पे, ये यहाँ पे देख सकते हो। जब n इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हो ना तो आपके पास यहाँ पे 2 भी आएगा, लेकिन आपने वो नेगलेक्ट कर देना है। यहाँ पे इधर आ जाएगा आपके पास इस वाले इसमें 2 आ जाएगा, तो इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया यहाँ पे, क्योंकि 0 और 1 के बीच में चाहिए आपको, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपके पास n इज इक्वल टू 1 के लिए, ये अप्रोक्सीमेट इक्वेशन आ जाएगी आपके पास ये, ठीक है। अब लिमिटेशन बताने हैं, एक्यूरेसी, ये लिमिटेशन आप देख लेना, खुद ही पढ़ लेना, ये इजी है लिमिटेशन, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। ये आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का डी, ये क्या बोल रहा है, डिस्कस द इनिशियल बाउंड्री एंड सोर्स कंडीशन, ठीक है। इनिशियल कंडीशन की बात करते हैं, इनिशियल मतलब शुरू में, एट अ गिवन टाइम द एनर्जी एंड स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रॉन मस्ट बी नोन, यूजुअली वी कंसिडर द ओरिजिन ऑफ टाइम एज द रेफरेंस पॉइंट एंड दिस define the initial condition if phi re is the initial flux at t is equal to 0 we may write, मतलब initial condition of टाइम 0 होगा, सिंपल चीज। ये बाउंड्री कंडीशन है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की, टाइम 0 होगा इनिशियल में, तो मेरे पास जो फ्लक्स बनेगा वो क्या बनेगा, ये इक्वेशन बनेगी, तो इसी को इनिशियल कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन कौन सी होगी, हाउ द न्यूट्रॉन बिहेव एट द बाउंड्री कंडीशन पे, बाउंड्री कंडीशन में न्यूट्रॉन बिहेव कैसे करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे फ्लक्स की क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी बाउंड्री कंडीशन के लिए, डायरेक्शन के लिए, ठीक है। अब बाउंड्री कंडीशन 2 टाइप की होती है, एक रिफ्लेक्टिव होती है, एक आपके पास कौन सी होती है, एक रिफ्लेक्टिव होती है, एक वैक्यूम होती है। तो वैक्यूम के लिए ये इक्वेशन है और रिफ्लेक्टिव के लिए आपके पास ये इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको आप देख लोगे, पढ़ लेना इसको। सोर्स कंडीशन, सोर्स का मतलब है कि जहां से जो सोर्स है, जो फिजन हो रहा है, एक लाइट का सोर्स, ठीक है। तो यही है सोर्स कंडीशन स्पेसिफाई न्यूट्रॉन सोर्स इन द सिस्टम, सोर्स टर्म डिफाइन द रेट ऑफ न्यूट्रॉन जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी एंड डायरेक्शन। सोर्स बताता है किसका, रेट ऑफ न्यूट्रॉन जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम और एनर्जी का, ठीक है। अब सोर्स भी आपने देख लेना, यहाँ पे सिंपल चीजें यहाँ पे देख लेना आपने, ये फॉर्मूला है स्पेसिफिक सोर्स का, ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ए पे। For an arbitrary volume V of a material in which one speed neutrons interact with medium nuclei, if n is the neutron density and at r and at time t, obtain the equation of continuity। आपने equation of continuity निकाली, also obtain the equation of steady state, ठीक है। आप लोगों ने ये पढ़ लेना। सिंपल अगर मैं बात करूं, जो कंडीशन होती है कंटिन्यूटी के लिए, दिस इज द कंडीशन, ये आपने याद रखनी है, ये मैंने एक्सप्लेन किया वाइज थ्योरी में, आपने पढ़ लेना इसको। ये होती है d/dt n dv इक्वल टू प्रोडक्शन रेट, एब्जॉर्प्शन रेट माइनस लीकेज रेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्शन रेट निकालेंगे। प्रोडक्शन रेट क्या होता है मेरे पास, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एमिटेड पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड बाय द सोर्स, प्रोडक्शन रेट का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। और उसके बाद एब्जॉर्प्शन रेट, द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन न्यूट्रॉन इन वॉल्यूम वी कैन बी रिटन इन टर्म ऑफ ये, दिस इज द एब्जॉर्प्शन रेट, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। अब लीकेज रेट, जो लीकेज रेट आएगी मेरे पास, ठीक है, लीकेज ऑफ न्यूट्रॉन फ्रॉम वॉल्यूम एलिमेंट वी कैन बी एक्सपेक्ट इन टर्म ऑफ न्यूट्रॉन करंट डेंसिटी, ठीक है, दिस इज द लीकेज रेट फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको 2, 3, 4 को अगर इक्वेशन 1 में डालोगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये डालने के बाद ये अब फिर जब डाइवर्जेंस है, जो जे है वो बराबर किसके हो जाएगा, एक एजम्पशन लेना है ये, उसके बाद तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर जो जे आर टी एन यूनिट वेक्टर डी, ए बराबर हो जाएगा किसके, डाइवर्जेंस ऑफ जे आर टी के बराबर। फिर जब इस इक्वेशन को आप इसमें पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लास्ट में ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, नोट दैट ऑल इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रेशन, हेंस द इंटीग्रल ऑन द बोथ साइड इक्वेशन से मस्ट बी। अब इस साइड भी वॉल्यूम इंटीग्रल है, इस साइड भी वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रल दोनों साइड, तो इंटीग्रल हटा के मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पास, ठीक है। तो इसी को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट की, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ नाउ द फ्लक्स करंट सोर्स ऑल इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ठीक है, द टर्म ऑन द लेफ्ट साइड विल बी ड्रॉप द सिस्टम सेट टू बी स्टेडी स्टेट। सिंपल है
कि जो आप ये देख रहे हो ना, ये इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी है। अब जो इस साइड वाली टर्म है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाली, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, द फ्लक्स करंट एंड सोर्स ऑल आर इंडिपेंडेंट। जो फ्लक्स होगा और जो करंट होगा, जो सोर्स होगा, वो इंडिपेंडेंट है टाइम के ऊपर, ठीक है। तो ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड हो बराबर किसके हो जाएगी मेरे पास, ये हो जाएगी 0 के बराबर, ठीक है। तो जो इक्वेशन जो 8 है, वो इक्वेशन जो 8 है क्या बन जाएगी मेरे पास, ये बन जाएगी। तो ये इक्वेशन क्या आ गई मेरे पास, ये आ गई इक्वेशन ऑफ स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो आप सिंपल कर सकते थे इस चीज को भी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर का बी। इसने क्या बोला है, द स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ कार्बन एट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 4.8 बार। एस्टिमेट द डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ कार्बन, एज्यूम दैट समेशन ऑफ ए इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। सिंपल, ये भी एक न्यूमेरिकल है जिसमें आपको स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन दे रखा है 4.86। अब बार को कन्वर्ट करूंगा सेंटीमीटर में तो ये चीज आ जाएगी आपके पास। मैक्रोस्कोपिक एब्जॉर्प्शन जो समेशन ऑफ इसको इसने बोला कि नेग्लिजिबल ले लो आप इसको। तो आपको अभी पीछे भी हमने क्वेश्चन किया था, मैक्रोस्कोपिक स्कोपिक स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एस एन डॉट सिग्मा एस, ठीक है, जहाँ पे एन क्या है, नंबर डेंसिटी है, ठीक है। अब इस नंबर डेंसिटी को निकालने का फॉर्मूला भी होता है रो अपॉन ए एन ए अपॉन रो अपॉन ए मल्टीप्लाई ए, जहाँ पे रो क्या डेंसिटी है, ए क्या है मेरे पास एटॉमिक वेट है, एन ए क्या है वोगेड्रो नंबर है। फिर जब आप इसमें जो आपको रो भी दिया है, ए भी दिया है, एन ए भी आपको पता है, तो उसके बाद आप नंबर डेंसिटी कैलकुलेट करोगे। फिर उसके बाद आपको स्कैटरिंग के लिए इसमें वैल्यू पुट कर दोगे नंबर डेंसिटी की, और सिग्मा एस इसने दे रखा है मेरे पास, तो आपके पास ये चीज आ जाएगी यहाँ पे डिफ्यूजन कोफिशिएंट, ठीक है। ये समेशन एस आ गया। अब आपने क्या निकालना है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है 1/3 समेशन ऑफ एस। तो आपके पास लास्ट में जब समेशन ऑफ एस की वैल्यू डालोगे तो आपके पास डिफ्यूजन कितना आएगा, 3.70 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी आप कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सी। ये क्या बोलता है, राइट टू ग्रुप क्रिटिकली कंडीशन फॉर a bare homogeneous reactor using this equation show that the 6 factor critically condition for two group theory is given by eta f p e p f p t is equal to 1। मतलब आपने टू फैक्टर क्रिटिकली कंडीशन जो बेयर होमोजेनियस रिएक्टर में उसका यूज करना है, आपने ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो सिंपल जो टू ग्रुप डिफ्यूजन इक्वेशन है वो होती है दिस, ठीक है। एक फास्ट न्यूट्रॉन के लिए होती है, एक थर्मल न्यूट्रॉन, ये इक्वेशन आपने याद रखनी, ठीक है। अब क्या करना है आपने, जो इनका है, नाउ फॉर द नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन 1 and 2 एग्जिस्ट। अब जो ये इक्वेशन ली है ना आपने ये यहाँ पे, ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, जो फाई डैश आर एंड फाई टू आर मस्ट बी 0 पर क्रैमर रूल, वी कैन देयरफॉर राइट। जो आपने इसका फाई 1 आर और फाई 2 आर के इसका आपने डिटर्मिनेंट बनाना है, ठीक है, एक साइड। तो आपके पास डिटर्मिनेंट ये बन जाएगा, ठीक है, और ये बराबर होगा 0 के रूल अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब डिफ्यूजन लेंथ कैरेक्टराइजिंग द फास्ट एंड थर्मल। अब जो डिफ्यूजन लेंथ होती है वो बराबर किसके, जो एल आई है, जो यहाँ पे आपके पास ये चीज आई है ना, एल आई बराबर d1 अपॉन दिस और L2 बराबर d2 अपॉन दिस, ठीक है। ये डिफ्यूजन लेंथ होगी, इसको इक्वेशन 4 and 5 मान रहा हूं मैं। तो एल आई स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस, और यहाँ से d1 में निकालूं तो ये आ जाएगा, और यहाँ से d2 कितना आ जाएगा, दिस, ठीक है। अब आपने 6 and 7 को किसमें डालना है, इक्वेशन 3 में, मतलब L1 और L2 की वैल्यू आपने इसमें डालनी है, किसमें, d1 और d2 की वैल्यू, ठीक है। जब आप इसमें पुट करोगे ना d1 और d2 की वैल्यू, तो आपके पास जो लास्ट में जब सॉल्व करोगे आप इक्वेशन को d1 और d2 की वैल्यू को डाल के इसमें, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लास्ट में जब आपके पास इक्वेशन आएगी, ये दिस इज द इक्वेशन, ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, इक्वेशन नंबर 8। इसको d1 और d2 की वैल्यू पुट करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो दिस इक्वेशन, इसी को क्या बोलते हैं, टू ग्रुप क्रिटिकल कंडीशन है, किसके लिए, बेयर होमोजेनियस रिएक्टर के लिए टू ग्रुप कंडीशन है। अब क्या निकालना है हमने, अब निकालना है थर्मल न्यूट्रॉन फास्ट एंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है फास्ट एंड, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है फास्ट के लिए, दिस फॉर्मूला, और थर्मल के लिए दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी होगी। अब यहाँ से आप पी एफ और पी टी की वैल्यू, तो फर्दर द फर्स्ट फैक्टर इन इक्वेशन 8 कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म, ठीक है। अब जो इसमें इक्वेशन 8 में है ना, आपने जो फर्स्ट फैक्टर है इसको हम ऐसे भी रिटर्न कर सकते हैं, जो बराबर होगा किसके, ईटा एफ के, ठीक है।
सिंपल ऐसे रिटर्न, ये देखो ना मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया किससे, समेशन एफ है से समेशन, अब इसको मैं काट दूंगा तो ये चीज, और ये मेरे पास ईटा और एफ के बराबर आता है। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट वेक्टर लिया इक्वेशन 8 का, ठीक है, जहाँ पे ईटा क्या है, एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, और फिजन पर न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब, ठीक है। अब आपने ये चीज भी निकाल दी है, मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन में है ना, आपने पी एफ पी टी की वैल्यू, ये मेरे पास ईटा एफ आ गया। फिर आप सेकेंड टर्म, अब सेकेंड टर्म ले लोगे, ठीक है, इसमें भी आपने क्या करना है, समेशन ऑफ ई आर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सेकेंड टर्म ली है किसकी, इक्वेशन 8 की, तो ये मेरे पास इसके बराबर आ गया। फिर आपने इक्वेशन 12 में इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये पी का फॉर्मूला होता है G12 अपॉन समेशन ऑफ R1, ठीक है, पी तो ये हो गया, पी आ गया मेरे पास, ये टर्म क्या है, इसको बोलते हैं पी, और पी क्या है मेरे पास, पी को मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे, पी है मेरे पास यहाँ पे, इसको बोलते हैं जो क्या, प्रोबेबिलिटी दैट न्यूट्रॉन इज नॉट एब्जॉर्व, ठीक है, जो न्यूट्रॉन, ठीक है। अब आप यहाँ से समय ये देख सकते हो, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आपका, टोटल नंबर प्रोड्यूस इन थर्मल न्यूट्रॉन, ये टोटल नंबर है थर्मल न्यूट्रॉन में, ठीक है। अब ये याद रखना है आपने फॉर्मूला, यहाँ से मैं φ2 और φ1 की वैल्यू निकालने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर इसमें एलिमिनेट करोगे φ1 को, तो आपके पास ये चीज आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन 1 में से, इक्वेशन 1 का यूज करके आपने φ1r एलिमिनेट करना है और bg स्क्वायर को 0 पुट करना है, तो आपके पास यहाँ φ1r आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से आपने क्या करना है, इस φ1r को किसमें, इक्वेशन 14 में डालना है, इस इक्वेशन में, ठीक है। इस इक्वेशन में 14 इक्वेशन में अगर आप φ1r को पुट कर दोगे, तो उसके बाद जो आपके पास इक्वेशन आने वाली है, दिस, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। फिर जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास जो समेशन आएगा वो बराबर आ जाएगा आपके पास किसके, दिस टर्म के, ठीक है। अब ये समेशन के बराबर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये चीज यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से राइट हैंड साइड लेनी है आपने किसकी, इक्वेशन 12 की, तो जब आप राइट हैंड साइड ले लोगे तो यहाँ से आपके पास ये टर्म आ जाएगी G12 अपॉन समेशन ऑफ, ये टर्म आ जाएगी आपके पास, ठीक है, राइट हैंड साइड लेनी है, ये बराबर आ जाएगी किसके, पी के, ठीक है। देखो ना मैंने ई भी निकाल दिया है, और पी मेरे पास था ऊपर, पी कितना था, पी मैंने निकाल रखा था यहाँ पे, ये था पी, ठीक है। तो जब 13 और 14 को 13 और जो इक्वेशन समेशन वाली है, इसमें जब आप पुट करोगे, इसमें इस वाली इक्वेशन में जब आप इसको पुट करोगे, तो आपके पास ये बराबर किसके हो जाएगा, ये तो पी के बराबर है, ठीक है, और ये मेरे पास किसके बराबर है, एप्साइल के बराबर, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, पी एप्साइल के, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर दोगे, उसके बाद आपने लास्ट में क्या करना है, ये सारी इक्वेशन किस में डालनी है आपने, इक्वेशन नंबर जो 1 ली थी आपने उसमें डालनी है, ठीक है। ये 16 आ गया। अब आपने 9, 10, 11 एंड 16 इक्वेशन किस में डालनी है आपने, इक्वेशन 8 में डालनी है, तो आपके पास ये टर्म प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। जहाँ पे इसमें मेरे पास एफ क्या है, थर्मल यूटिलाइजेशन फैक्टर है, पी क्या है, रेजोनेंस एस्केप प्रोबेबिलिटी है, समेशन क्या है, फास्ट फ्यूजन फैक्टर है, पी एफ क्या है, प्रोबेबिलिटी नॉन लीकेज फॉर फास्ट न्यूट्रॉन है, पीटी क्या है, प्रोबेबिलिटी लीकेज फॉर थर्मल न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का डी, write the Fermi age critical equation for the Bayer reactor based on the continuous slowing down model. Reduce it to two group critical equation for large assemble for small value of bg square. आपने क्या निकालना है, टू ग्रुप क्रिटिकल इक्वेशन निकालनी है लार्ज असेंबल के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपको फर्मी एज क्रिटिकल इक्वेशन जो बेयर रिएक्टर के लिए उसकी इक्वेशन का पता होना चाहिए आपको, दिस इज द इक्वेशन, ठीक है, जहां पे e की पावर माइनस बीजी का स्क्वायर टाउ क्या रिप्रेजेंट क्या करता है, नॉन लीकेज प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, ये सारी चीजें बता रही, के इन्फिनिटी क्या है, मल्टीप्लीकेशन वेक्टर है, बी स्क्वायर जी क्या है, बेंडिंग और इसको बकिंग भी बोलते हैं फॉर अ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रॉन फ्लक्स, ठीक है। टाउ क्या है, फर्मी एज थर्मल न्यूट्रॉन है, यही आपने निकालना है यहाँ पे, ठीक है। एल स्क्वायर टी एच क्या है, डिफ्यूजन लेंथ करेक्टराइजिंग, ठीक है। तो जब यहाँ से आप ये रिड्यूस करोगे इस इक्वेशन को किसमें, टू ग्रुप क्रिटिकल इक्वेशन में लार्ज एंसेंबल के लिए, तो जो बीजी स्क्वायर है वो लार्ज एंसेंबल के लिए हो जाएगा। तो इसकी जो इक्वेशन होती है मेरे पास, जो मेरे पास e की पावर माइनस के बीटा जी स्क्वायर टाउ है लार्ज असेंबल के लिए, क्या बन जाएगा, दिस, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान रहा हूँ। अब इक्वेशन 2 को जब मैं 1 में पुट करूंगा इसकी वैल्यू, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगी मेरे पास, ठीक है।
ये आ जाएगी। अब यहाँ से के इन्फिनिटी ये इनवर्स में है तो इसको अपॉन में ये इक्वेशन बन जाएगी, इसको मान रहा हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो यही इक्वेशन क्या है, ये टू ग्रुप इक्वेशन है किसके लिए, ये जो मेरे पास टू ग्रुप क्रिटिकल इक्वेशन है, मैंने कन्वर्ट कर दिया किसको, फर्मी एज इक्वेशन को टू ग्रुप क्रिटिकल इक्वेशन में, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर एंड फर्दर ऑन मल्टीप्लाइंग द डिनोमिनेटर एंड नेग्लेक्टिंग टर्म ऑफ bg की पावर 4, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इस इक्वेशन को, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपस में, ठीक है, डिनोमिनेटर वाली टर्म को, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब आपने bg की, इसने पहले ही बोला है कि लार्ज एनसेम्बल है तो bg की पावर 4 को तो हम नेग्लेक्ट करेंगे, फिर जब आप इसमें से इसको नेग्लेक्ट करोगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी, ठीक है। और 1 प्लस दिस बचेगा, bg स्क्वायर बाहर आ गया, और आपके पास लास्ट में ये इक्वेशन आने वाली है जहां पे एल टी एच स्क्वायर प्लस टाउ क्या है, ये माइग्रेशन एरिया फॉर थर्मल यूनिट, इसको बराबर हो गया एम स्क्वायर के, ठीक है। तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, सो इक्वेशन 4 इज रिड्यूस्ड फर्मी एज क्रिटिकल इक्वेशन, तो इक्वेशन 4 को ये रिड्यूस्ड फॉर्म है किसकी, फर्मी एज क्रिटिकल इक्वेशन की, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो आपकी जो ये एलिमेंट ऑफ रिएक्टर फिजिक्स है, ये असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है। आपने बिल्कुल अच्छे से 2-3 बार ही देखना है इसको, ठीक है, समझने हैं क्वेश्चन और खुद भी ट्राई करने हैं, तभी आपके ये जो बेनिफिशियल होने वाले एग्जामिनेशन के लिए, जब आप एग्जाम दोगे ना, अभी जुलाई में एग्जाम होगे, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत बेनिफिशियल रहने वाली ये चीज, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं असाइनमेंट की, तो असाइनमेंट सबमिशन की डेट है अप्रैल के एंड से पहले पहले आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है, तो अप्रैल के एंड तक आप कंप्लीट कर लोगे असाइनमेंट को, ठीक है। और ये आपको फायदेमंद रहने वाली है जब आपके एग्जाम होंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है असाइनमेंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जितने भी आप इस वीडियो को शेयर करो, जहां तक भी शेयर कर सकते हो आप लोग, क्योंकि इग्नू के जितने भी स्टूडेंट हैं उन तक सब तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो असाइनमेंट सॉल्व मिलती है हमको, वैसे तो एमएससी की असाइनमेंट सॉल्व मिलती ही नहीं है, लेकिन जो मिलती है उसमें जो मटेरियल होता है दैट इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है। उसमें जो चीजें होती है बहुत शॉर्ट में चीजें दी होती है, तो आपको मार्क्स नहीं मिल पाते उस चीज के, ठीक है। तो मैंने तो ये बिल्कुल खुद सॉल्व की है, और जो नोट्स थे, जो मैंने किताबें जो इग्नू स्टडी मटेरियल पे है, तो उसमें से देख के मैंने ये चीजें खुद सॉल्व की है। तो आई थिंक कि इससे बेटर तो नहीं मिल सकती आपको सॉल्व असाइनमेंट, ठीक है। तो आप लोग ये पहुंचा दे हर जगह, जहां भी आपके भाई बंधु कोई भी एमएससी कर रहा हो तो उस तक पहुंचा दे आप, ठीक है। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड